गंग नहर से, गंग नहर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गंग नहर का जो आइडिया है, गंग नहर का जो निर्माता है, गंग नहर, गंग नहर, इसके निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह है। महाराजा गंगा सिंह जो है इसके निर्माता है। महाराजा गंगा सिंह ने 4 सितंबर 1920 को एक त्रिदलीय समझौता किया था। भी त्रिदलीय समझौता हुआ था, क्योंकि यह जो हमने नहर लेकर के आनी थी वो सतलुज से लेकर के आनी थी, और सतलुज जो नदी है वो पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में जाती थी। और उस समय 1920 यानी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, उस समय यहाँ पर रियासतें हुआ करती थी। तो जो महाराजा गंगा सिंह है ये किस रियासत के राजा थे? भी किस रियासत के राजा थे ये? बीकानेर राठौड़ थे। भी बीकानेर के राठौड़ थे ये। अब बीकानेर रियासत थी, ये हमारे पास में बीकानेर रियासत है, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे पंजाब रियासत है, और इस तरफ हमारे पास में बहावलपुर रियासत है। ध्यान रखना। तो यह जो समझौता होगा वो कौन कौन सी रियासतों के बीच में होगा? बीकानेर, बहावलपुर, और तीसरी होगी हमारे पास में पंजाब रियासत। यानी जहाँ से पानी आएगा उससे बात करनी पड़ेगी, और जिसका पानी हम रोक रहे हैं उससे भी बात करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन तीनों के बीच में समझौता होता है, जिसे सतलज घाटी समझौता कहते हैं। ध्यान रखना भी, सतलज घाटी समझौता। और जो हमने IGNP के बारे में बात की थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, जो सिंधु घाटी समझौता हुआ था वह किसके बीच में हुआ था? वह भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और वो 1960 की बात है, यानी कि आज़ादी के बाद का समय है। तो इसलिए उस समय भारत और पाकिस्तान है। जबकि सतलज घाटी समझौता जो कि 1920 में हो रहा है, इस समय यहाँ पे अंग्रेजों का शासन है। तो यह किसकी मध्यस्थता में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन की मध्यस्थता में, लॉर्ड इरविन के द्वारा यहाँ पे ये समझौता करवाया गया था। अब इसमें वो एक कहानी भी आ जाती है यहाँ पे कि भी अगर आपको पानी लेकर के आना है तो जितनी दूर तक आप सिक्कों को बिछा सकते हो उतनी दूर तक पानी आप ले जा सकते हो। तो यानी कि यह इस पर बहुत ही कीमत तय की गई थी इसके ऊपर। तो जितनी इस पर सिक्के रखे गए उस अकॉर्डिंग उतनी दूरी तक यहाँ पे जो है नहर लाई जाती है। तो इस प्रकार से कहानी भी है, वो देख लेना, इसको याद रख लेना। अब इस नहर को कहाँ से निकाला जाता है? तो ये फिरोजपुर से भी, फिरोजपुर के अंदर यहाँ पर हेडवर्कस है, फिरोजपुर हेडवर्कस है, जो कि बिल्कुल वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा के पास में है, पाकिस्तान की सीमा के पास में है। यहाँ से इसको निकाला जाता है, और ये यहाँ से आने के बाद में ये सीधा श्री गंगानगर में एंटर करती है। और ये जो नहर है गंग नहर, तो गंग नहर को लाने का श्रेय जो है वो गंगा सिंह को है। इस गंग नहर के कारण ही ये जो गंग नहर है यह विश्व की, ध्यान रखना भी, यह विश्व की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, प्राचीन नहर परियोजना है। अगर याद हो तो हमने इंदिरा गांधी को भी कुछ कहा था कि यह विश्व की, क्या कहा गया था उसके बारे में? सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जबकि यह विश्व की सबसे प्राचीन सिंचाई नहर परियोजना है। क्लियर है? प्राचीन यानी ये कब बनकर के तैयार हुई थी? तो 1922 से लेकर 1927, 1922 से 1927, इस 5 सालों के अंदर यह बनकर के तैयार होती है, और सिंचाई के अंदर में तैयार की जाती है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विश्व की प्राचीन हो गई। इसी कारण से गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत व राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का क्या कहेंगे भी? भागीरथ कहेंगे, भागीरथ। क्योंकि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। कौन किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को। जबकि आधुनिक भारत व आधुनिक राजस्थान का भागीरथ किसे कहेंगे? तो ये महाराजा गंगा सिंह को कहेंगे। आगे देखिए तो
अब ये समझौता हो गया था 4 सितंबर 1920 को, तो 4 सितंबर 1920 को समझौता हुआ। 5 सितंबर 1921 को यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। शिलान्यास, या हम यूँ कहें कि इसकी आधारशिला रखी गई, आधारशिला रखी गई। शिला मतलब पत्थर और आधार यानी कि नींव, तो उसकी नींव रखी गई यहाँ पे कब, 5 सितंबर 1921 को, और ये 1922 से लेकर 1927 में बन करके तैयार हो जाती है। अब यह राजस्थान में एंटर करेगी, तो राजस्थान में यह एंटर करेगी तो कहाँ से एंटर करती है, तो श्री गंगानगर के खक्खा गांव से प्रवेश करती है। खक्खा, ये ख ही है, तीनों ख है, ठीक है ना, एक बीच में आधा ख है, तो खक्खा गांव से जो है प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। जबकि आईजीएनपी ने कहाँ से एंटर किया था, हनुमानगढ़ के खारा गांव से एंटर किया था। वो खारा गांव से आई थी, ये खक्खा गांव से आ रही है, ठीक है। कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आसानी रहेगी याद करने में। खक्खा गांव से आती है और ये कहाँ तक आती है, तो ये शिवपुर हेड तक आती है। शिवपुर हेड, ये शिवपुर हेड कहाँ पे है, फतुई में है। फतुई एक गांव है, फतुई, तो यहाँ पर शिवपुर हेड है, यहाँ तक ये नहर जो है आती है। अब उसके बाद में, यानी एक बार राजस्थान, यानी एक बार रियासत में एंटर कर गई, और रियासत में एंटर करने के बाद में अब हम जाने हमारा काम, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक आती है। जैसे हमने देखा था कि भी इंदिरा गांधी नहर जो है वो मसीता वाली हेड तक ला करके छोड़ दी गई थी, उसके बाद में आगे आपका काम। इसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इसको शिवपुर हेड तक ला करके छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 100, यहाँ पे आप जा रख रहे हो कितना, 1920 में से अपने को निकालना है 129 किलोमीटर। 129 किलोमीटर, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को आगे लिख लिया तो 129 किलोमीटर हो गया, जिसमें से आप देखेंगे कि 112 किलोमीटर तो पंजाब में है, इसकी सीमा पंजाब में है, और 17 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में है। 17 किलोमीटर कहाँ पे है, राजस्थान में है। इस प्रकार से इसकी 129 किलोमीटर कुल लंबाई है। परंतु वर्तमान में वितरिकाओं सहित जो इसकी लंबाई है, वितरिकाओं सहित कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। 1280 किलोमीटर है। वितरिकाओं सहित इसकी कुल लंबाई जो है वो 1280 किलोमीटर है। इसकी 3 शाखाएं हैं। शाखाओं के बारे में देखें, लक्ष्मी नारायण शाखा, करणी जी शाखा, करणी जी समेजा, और एक है इसकी लालगढ़ शाखा। 4 इसकी शाखा है, लालगढ़ शाखा। तो ये इसकी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। इस प्रकार से ये वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से कुछ फैली हुई है, इस प्रकार से तो पूरे श्री गंगानगर जिले में फैली हुई है। इस नहर के आने से जो श्री गंगानगर है वह फलों का उद्यान बन गया। अभी श्री गंगानगर की जीवन रेखा कैसे कहते हैं, जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन दायिनी से कहा जाता है। और इसी से ही क्या हो गया, गंगानगर फलों के उद्यान में बदल गया। अभी फलों के उद्यान में बदल गया, वरना पहले यहाँ पर भी रेगिस्तान यानी बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। और वो टीले आज भी आप सूरतगढ़ के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, जो हमारा तापीय थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे आप टीले देख सकते हो। बहुत लंबी कतार है टीलों की, एक पूरी की पूरी यहाँ तक हुई। इतनी बात हुई, तो ये हुई हमारे पास में किसके बारे में, गंगा नहर के बारे में। और अब देखिए जरा इसका जो एरिया है, यानी कि यह कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, तो कितनी भी 3.8 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। अभी
और इसीलिए यह वृहद सिंचाई परियोजना में आती है, क्योंकि यह 10,000 से अधिक भाग को सिंचित कर रही है इसीलिए। और यह केवल और केवल श्री गंगानगर जिले को ही सिंचाई व जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। चलिए, तो ये हमारे पास में गंगा नहर के बारे में हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है हमारे पास में सिद्धमुख नहर भी। सिद्धमुख नहर के बारे में देखते हैं। सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर की बात करें तो 1989 में इराड़ी कमीशन था। इराड़ी कमीशन की सिफारिश पर, कमीशन की सिफारिश पर क्या किया गया कि भी जो व्यास और रावी का अतिरिक्त जल है उसको प्रयोग करने के लिए, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा ना, उद्देश्य रहेगा वो है रावी तथा व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के चलते 1989 में यूरोपियन संघ की वित्तीय सहायता से, क्योंकि हमें सहायता लेनी पड़ती है। देखो ठीक है, आज़ादी के बाद में हमारे पास में एक देश पर यानी इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हमें अन्य देशों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यूरोपियन संघ की सहायता से राजीव गांधी के द्वारा शिलान्यास किया जाता है। शिलान्यास किया जाता है। तो यह जो नहर है यह हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिले से चूरू जिले के अंदर जाती है भी, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में बहती है यह नहर। इसकी यदि हम बात करें तो यह हनुमानगढ़ जिले में बिरानी गांव से प्रवेश करती है। बिरानी गांव से प्रवेश करेगी। बिरानी गांव से प्रवेश करने के बाद में 2 तहसीलें हनुमानगढ़ की और 2 तहसीलें चूरू की, जिसे यह जल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। कौन कौन सी भी? एक तो हमारे पास में है नौहर व बादरा, ये तो है हनुमानगढ़ की तहसीलें। और चूरू की बात करें तो चूरू की 2 तहसीलें हैं राजगढ़ व तारागढ़। तहसीलों को यह जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। बिरानी गांव से यह राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में एंटर करती है। इसका जो कार्य कंप्लीट हुआ है, इसका जो काम कंप्लीट हुआ है वो 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी के द्वारा भी, किसके द्वारा भी? श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण किया गया। कब? 12 जुलाई 2002 को। तो यहाँ पर बनकर के तैयार हो जाती है। तो यहाँ एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रह गया कि ये जो बनकर के तैयार होती है ना 1927 के अंदर, तो इसका भी आप ध्यान रखना। इसका 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, ये किसकी होगी भी? हमारे पास में गंगा नहर के एक पॉइंट रह गया था कि इसका उद्घाटन कब हुआ है? 26 अक्टूबर 1927 को हुआ है। जो मुख्य नहरें हैं उनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जो ज़्यादा मुख्य नहीं है उनके बारे में सीधा मोटे तौर पर हम देखेंगे कि उनका कितना एरिया है। सिद्धमुख नहर की बात करें तो इसका जो सिंचित एरिया है वह 1 लाख हेक्टेयर है। 1 लाख हेक्टेयर
1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। यह सिद्धमुख नहर है जो कि हनुमानगढ़ और चूरू जिले की नहर परियोजना है। क्लियर है इस प्रकार से। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भादरा व नोहर तहसीलें हनुमानगढ़ की और राजगढ़ व तारागढ़ तहसीलें किसकी? चूरू की, जिसको यह सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। इसके बाद में देखिए भरतपुर नहर, यहाँ से गुजरती है कौन सी भी? यमुना नदी। यमुना नदी, तो यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है आगरा नहर, और उस आगरा नहर से एक नहर जो जोड़ी गई है जो कौन सी है? भरतपुर नहर कहलाएगी। ये हमारे पास में भरतपुर नहर कहलाएगी। तो देखिए जरा भरतपुर नहर के बारे में बात करते हैं। भरतपुर नहर, भरतपुर नहर, तो भरतपुर नहर जो है यमुना नदी, यमुना नदी की आगरा नहर, आगरा नहर से निकाली गई है। ये 1964 के अंदर, इसे 1964 में बनाया गया था। यमुना नदी की आगरा नहर से इसको निकाला जाएगा। और फिर इसमें आप देखेंगे कि यह भरतपुर की कामा तहसील, कामा तहसील के जुरेरा नामक गांव से प्रवेश करेगी। जुरेरा नामक गांव, जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। और यह भरतपुर की कामा व डीग तहसीलों को, कामा व डीग तहसीलों को जल की व्यवस्था, पेयजल और सिंचाई, ये सिंचाई है भाई सारी की सारी, है ना। तो ये सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी किसको? कामा व डीग तहसीलों को करवाएगी। कौन सी? भरतपुर नहर करवाएगी। भरतपुर नहर होगी। भरतपुर नहर के बारे में देखिए तो भरतपुर नहर का जो एरिया है वो 11,000 हेक्टेयर का एरिया है। 11,000 हेक्टेयर है। और इसके बाद में आती है हमारे पास में दूसरी है गुड़गांव नहर भी। गुड़गांव नहर, जो गुड़गांव है ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। गुड़गांव कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। तो ये जो आएगी भरतपुर नहर, ये यूपी से होती हुई आएगी। और ये कहाँ से आएगी? हरियाणा से होती हुई आएगी। हरियाणा से होती हुई कहाँ आएगी? भरतपुर में आएगी, हरियाणा से होती हुई। कौन सी है ये? गुड़गांव नहर है। ये होगी हमारे पास में कौन सी? गुड़गांव नहर। ये कौन सी थी भी? भरतपुर नहर। भरतपुर नहर, ये भरतपुर नहर थी। गुड़गांव नहर की बात करें तो गुड़गांव नहर जो है 1966 में, 1966 से लेकर यह 1985 तक बनकर के तैयार होगी भी। 1966 से लेकर 1985 तक ये बनकर के तैयार हो जाती है। इसके बारे में देखें तो यह हरियाणा से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करेगी। हरियाणा से पहले ये हरियाणा में बहेगी। इसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो सिंचित एरिया है वो है 46,000 हेक्टेयर है। 46,000 हेक्टेयर है। 46,000 हेक्टेयर इसका एरिया है। और फिर उसके बाद में देखिए तो इसे यमुना लिंक नहर भी कहा जाता है। यमुना लिंक नहर, यमुना लिंक नहर भी कहा जाता है। यमुना लिंक नहर भी कहा जाता है। जैसे हम सिद्धमुख नहर है ना, तो सिद्धमुख नहर को हम राजीव गांधी नहर भी कहा जा सकता है भी। सिद्धमुख नहर को क्या कह सकते हैं? राजीव गांधी नहर भी कह सकते हैं। राजीव गांधी। जैसे हमने राजस्थान फीडर को क्या नाम दिया था? इंदिरा गांधी नहर। तो इसी तरीके से यहाँ पर राजीव गांधी, क्योंकि पहले यहाँ पर राजीव गांधी थे उस समय जब शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो यहाँ नहीं थे, है ना। राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए ध्यान रखना राजीव गांधी नहर। तो शुरुआत इन्होंने की थी, इसीलिए गुड़गांव नहर होगी। तो गुड़गांव नहर के बारे में फिलहाल इतना ही ध्यान रखना बस आपको कि कब ये शुरुआत होती है। और इसका एरिया जो है हमारे पास में 46,000 एरिया है। और इसे यमुना लिंक नहर, क्योंकि डायरेक्ट ये यमुना से आ रही है, तो यमुना से आ रही है तो इसे यमुना लिंक नहर हम कहेंगे, जबकि इसे हम भरतपुर नहर ही कहेंगे। इसके बाद में आती है हमारे पास में भीखाबाई सागवाड़ा भी।
इसके बाद में कौन सी है, भीखाबाई सागवाड़ा। नेक्स्ट चलें आगे। तो ठीक है, देखिए अभी अब हमारे पास में 2-3 पॉइंट ही रह गए हैं। तो भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर परियोजना है यह किसमें से निकाली गई है, तो माही नदी से। ध्यान रखना भी, यहाँ पर माही नदी है, तो माही नदी से जो नहर निकाली गई है उसका नाम भीखाबाई सागवाड़ा है। भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई। तो भीखाबाई व्यक्ति का नाम है, जबकि सागवाड़ा वहाँ पे स्थान का नाम है, सागवाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना। अब इस नहर के द्वारा क्या होगा, अभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की यह परियोजना है। यह किस जिले की परियोजना कहलाएगी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की। भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा जो है ये डूंगरपुर में स्थित है, परंतु यह डूंगरपुर वह बांसवाड़ा की परियोजना है, बांसवाड़ा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो नदी का पानी आता है वो मतलब नदी में ही बह करके निकल जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को हमें जल नहीं मिल पाता है, डूंगरपुर को जल की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ से क्या निकाल दिया गया, एक नहर निकाल दी गई जिसमें से वो आगे आवंटित कर लेंगे। डूंगरपुर हो गया। यहाँ पर हम बात करें डूंगरपुर का, तो इसका जो कैचमेंट एरिया हमें मिलेगा, कैचमेंट एरिया जो है इसका वो लगभग है 15,000 भी, 15,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर इसका सिंचाई करने का एरिया है। सिंचाई करती है इस एरिया से, और किसमें से निकाली गई है, माही नदी से। ध्यान रखना, माही नदी से, माही नदी से इसको निकाला गया है। और इसके बाद में आती है सबसे इम्पोर्टेंट आपके दक्षिण पश्चिम राजस्थान की, क्या नाम है जिसका भी, यहाँ पर आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती हुई, मध्य प्रदेश से आती हुई, ये गुजरात में होती हुई ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरेगी। कौन सी नदी है ये, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर गुजरात के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध भी, सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर बना है ये, गुजरात में बना है, गुजरात के अंदर है। और इसी सरदार सरोवर बांध पर ही, इस बांध के जस्ट आगे ही क्या लगा हुआ है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर लगी हुई है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो यहाँ पे। इसके बाद में आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमने एक नहर निकाली जिसका नाम है नर्मदा नहर भी। ये नर्मदा नहर जो है ये जालोर जिले की सांचौर तहसील के सिल्लू गांव से एंटर करती है, और ये बाड़मेर में गुड़ामलानी तक जाती है। अभी कहाँ तक जाती है, गुड़ामलानी तक जाएगी। जालोर के सिल्लू गांव, सांचौर जिले, सांचौर तहसील के सिल्लू गांव, सिल्लू गांव तक, सिल्लू गांव में प्रवेश करती है। और फिर यह सांचौर, जालोर की सांचौर तहसील को, सांचौर तहसील को, और बाड़मेर में गुड़ामलानी, गुड़ामलानी को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। सिल्लू गांव में इसका जो जल है वो 18 मार्च 2008 को 0 पॉइंट तक पहुंच गया था, 0 पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भी नर्मदा नहर का जो 0 पॉइंट है वो कहाँ पर है, तो वो सिल्लू गांव में है, 0 पॉइंट है इसका। और फिर इसके बाद में क्या किया गया, 27 मार्च 2008 को कौन था इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री, 2008 में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे के द्वारा, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा लालपुर हेड में जल प्रवाहित करके उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये होगी हमारे पास में नर्मदा नहर परियोजना। जबकि नर्मदा जो नहर परियोजना है, जो नर्मदा घाटी परियोजना हम कहेंगे, वो 4 राज्यों की परियोजना है। 4 राज्यों की। कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें? तो ध्यान रखना, राजस्थान में आ रही है ये, दूसरी बात गुजरात से आ रही है, तीसरी बात नर्मदा नदी कहाँ से आ रही है? मध्य प्रदेश से। तो इसी के साथ एक और है इनकी सीमा पर, वो है महाराष्ट्र भी। वो कौन सा है? महाराष्ट्र की। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है वो 4 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जबकि नर्मदा जो नहर है वो किसके लिए बनाई गई है? उसमें वो किसके लिए है? वो राजस्थान और गुजरात के लिए है। जबकि सरदार सरोवर जो बांध है, ये परियोजना होती है, जो भी कोई बांध होगा ना वो उसकी परियोजना कहलाती है। तो इस नर्मदा घाटी परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर बांध। यानी नर्मदा घाटी परियोजना में क्या किया गया? सरदार सरोवर बांध बनाया गया। जैसे हम कहते हैं सतलज घाटी परियोजना में क्या किया गया? तो भाखड़ा और नांगल जो है बांध बनाए गए। तो इस प्रकार से होता है। चलिए, ये हो गया हमारे पास में। इसका जो सिंचित एरिया है भाई, इसका जो सिंचित एरिया है, ध्यान रखिएगा, 2.46 लाख हेक्टेयर है। 2.46 लाख हेक्टेयर है। ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना कहलाती है राजस्थान की, दूसरी सबसे बड़ी नहर परियोजना। सबसे बड़ी नहर परियोजना, सॉरी दूसरी नहीं, ये तीसरे नंबर पर पहुंचेगी, क्योंकि सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी वो है। दूसरे नंबर पर जो आती है हमारे पास में गंगा नहर, और तीसरे पर हमारे पास कौन सी आएगी? नर्मदा। नर्मदा को हम ये कह सकते हैं कि वृहद सिंचाई में यह दूसरी है। वृहद सिंचाई में यह कौन सी है? दूसरी है। चलिए आगे देखिए। अब एक बार इसमें रह गया कौन कौन से दोस्त हमारे पास रह गया? एक बिसलपुर रह गया। तो बिसलपुर जो बांध है, बिसलपुर बांध है, ये कहाँ पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध जो है ना, यह भारत की सबसे पुरानी परियोजना है। ये भारत की सबसे पुरानी परियोजना कहलाएगी। जैसे वो हमने 1920 के अंदर बनाई थी, वो कहलाई सिंचित परियोजना। वो कौन सी कहलाई? सिंचाई परियोजना। ये कहलाएगी पेयजल परियोजना। कौन सी कहलाएगी? ये पेयजल। विश्व की कह सकते हैं या भारत की सबसे प्राचीन पेयजल परियोजना। पेयजल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी ये पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पेयजल परियोजना है। सबसे पुरानी क्यों? बिसलपुर बांध का जो निर्माण करवाया है ना, ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। विग्रहराज चतुर्थ। कौन था भी ये विग्रहराज चतुर्थ? विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का चौहान है विग्रहराज चतुर्थ, जिसने बिसलपुर बांध बनाया है और बिसलपुर गांव की स्थापना की थी। और यही विग्रहराज चतुर्थ है जिसे बिसल देव के नाम से जाना जाता है, बिसल देव। और विग्रहराज चतुर्थ ने वो हरिकेली नाटक लिखा था, और इसी के साथ उसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस में कन्वर्ट कर दिया था? अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट कर दिया था अजमेर के अंदर। ठीक है ना? तो ये वो विग्रहराज चतुर्थ हैं, जो कि आप देख पाएंगे। विग्रहराज चतुर्थ जो है ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उसके ये ताऊ है। विग्रहराज चतुर्थ कौन है? उसके ताऊ जी है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ये हो गया, इसके द्वारा बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन पेयजल परियोजना कहलाएगी, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहलाएगी। बाकी सिंचाई परियोजना, ये पेयजल परियोजना है। किस किस को ये पेयजल दे रही है? तो इन तीनों को। किनको भी? टोंक, अजमेर और जयपुर। टोंक, अजमेर और जयपुर। कितना, अगर इससे हम बात करें तो कितना एरिया कवर करती है? 81,800 हेक्टेयर का एरिया भी, 81,800 हेक्टेयर का, क्योंकि वर्तमान में इसे सिंचाई परियोजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये सिंचाई परियोजना में आ चुकी है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा भी, ये जो हमारे पास में नर्मदा नहर परियोजना है ना, इस नर्मदा नहर परियोजना के लिए एक शर्त हुई थी कि भी आप इसके जल का प्रयोग डायरेक्ट खेतों में सीधा नहीं छोड़ सकते। यानी यह राजस्थान की एकमात्र परियोजना है जिसमें सिंचाई जो है वो फव्वारा पद्धति से द्वारा की जाती है। फव्वारा पद्धति,
फव्वारा पद्धति द्वारा की जाती है, ड्रिप सिस्टम द्वारा की जाती है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या क्या होता है अभी? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो होती है वो ड्रिप सिस्टम होता है। ये कहाँ की है? ये इजराइल की है, इजराइल, ये इजराइल की पद्धति है। अभी जो ड्रिप सिस्टम जो फव्वारा पद्धति है ये इजराइल की देन है, तो इसके द्वारा ही हम इसका सिंचाई में काम ले सकते हैं, अन्यथा वाकई हमें क्या करना होगा? इसे पेयजल का ही काम लेना होगा। और यहीं पर आप ध्यान रखना, इसे स्प्रे कल्चर भी कहते हैं, स्प्रे कल्चर, स्प्रे कल्चर। जैसे आप बोलते हैं ना स्प्रे, बोल देते स्प्रे, स्प्रे यानी कि छिड़काव, ठीक है ना, वो उस टाइप में क्या हो गया? स्प्रे कल्चर इसे कहेंगे। स्प्रे कल्चर यानी फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिस्टम यानी कि बूंद बूंद पद्धति। और ये किसकी देन है? इजराइल की, क्योंकि इजराइल जो है ये उसी अरेबियन मरुस्थल के अंदर बसा हुआ है और इसीलिए वह अपने वहाँ पर जल का जो प्रयोग है वो ड्रिप सिस्टम और फव्वारा पद्धति के रूप में करता है और आज एक सशक्त जो देश बन चुका है। क्लियर है? बिसलपुर के बारे में हमने देख लिया। और कौन सा रह गया हमारे पास में? ईसरदा परियोजना रह गई भी। ईसरदा परियोजना तो यह भी बनास नदी पर बनी हुई है, ईसरदा परियोजना, जबकि यह सवाई माधोपुर में है। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में बनी है ईसरदा परियोजना। ईसरदा बांध जो है, ईसरदा परियोजना है, इसका जो एक क्षेत्र है वो कितना है? 15,000 हेक्टेयर होगा। और ये किसको जल व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी? सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर और दौसा, इसको करवाएगी। जबकि जो हमारे पास में बिसलपुर परियोजना है वो किसके लिए है? टोंक, अजमेर और जयपुर के लिए है, इन 3 जिलों के लिए। लास्ट में है हमारे पास में जवाई परियोजना भी। जवाई परियोजना जो है वो कहां पर है? पाली जिले में है जवाई परियोजना, जवाई बांध। इसका जो एरिया है 10,500 है, 10,500 हेक्टेयर, 10,500 हेक्टेयर इसका एरिया है। यह किन जिलों के लिए है? किन जिलों की परियोजना है? तो यह है पाली, जालोर, बाड़मेर और इसी के साथ साथ सिरोही। इसी के साथ कौन सा? सिरोही। तो जवाई परियोजना 4 जिलों की ध्यान रखना भी, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये इसकी है। हालांकि जालोर और बाड़मेर में तो उसका जल नहीं पहुंच पाता है, परंतु जो हमने बांध बनाया है, इस बांध से जो नहरें निकाली गई हैं तो वो पाली और उधर सिरोही को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए की गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास में था वृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें हमने सिंचाई परियोजना के बारे में देखा है। तो इस प्रकार से हमारा सिंचाई परियोजना वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद में जो आएंगी वो मध्यम सिंचाई परियोजना, यानी जितने भी बांध है ना वो सारे के सारे मध्यम में ही आपने काउंट करने हैं। तो जितने बांध हमने नदियों पर देखे थे वो सारे के सारे बाकी के मध्यम सिंचाई में आएंगे। वृहद सिंचाई में कौन से थे? ये हमने वृहद सिंचाई के बारे में देख लिया।